गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 18 ब्रज माधुरी इस कविता को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं कवि पद्माकर जी, हरिचंद और बेनी। यह कविता जो है ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ब्रज भाषा मूलतः ब्रज क्षेत्र की भाषा है। यह विक्रम की 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत में साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही। आज भी यह भाषा जो है मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है। इसे हम केंद्रीय ब्रज भाषा भी कह सकते हैं। प्रारंभ में ब्रज भाषा में ही काव्य रचना हुई। भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल तथा आरंभिक वर्षों में प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन इस भाषा में हुआ, जिनमें सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी, केशव, धनानंद, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद आदि कवि जो हैं प्रमुख हैं। प्रस्तुत पद में भक्ति और श्रृंगार के भाव, सामर्थ्य और प्रवाह को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम जो हैं सर्वप्रथम पद्माकर जी द्वारा जो रचित पंक्ति है उसे हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम आगे की जो पंक्ति है जो कि कवि बेनी द्वारा रचित है उस पंक्ति को पढ़ेंगे और उसके भाव को समझेंगे। बेनी जी जो थे वे रीतिकाल के कवि थे। बेनी असनी के बंदीजन थे और इनका समय संवत 1700 के आसपास का था। इनका कोई भी ग्रंथ नहीं मिलता, किंतु फुटकर कवित्व बहुत से सुने जाते हैं, जिनसे यह अनुमान होता है कि इन्होंने सीख और सठ ऋतु पर पुस्तकें लिखी होंगी। कविता इनकी साधारणता अच्छी होती थी। भाषा चलती काम चलाऊ होने पर भी अनुप्रास युक्त होती है। तो अब बेनी जी के द्वारा जो रचित यहाँ पर पंक्ति है उसके भाव को, और इस पंक्ति को पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर इसके भाव को हम समझेंगे। पंकज कोस में भृंग फंस्यो, कर तो अपने मन यो मनसूबा, होइगो प्रात उएंगे दिवाकर, जाऊंगो धाम परागलय खूबा। बेनी सो बीच ही और भय नहीं काल को ध्यान, ना जान अजूबा, आए गयंद चबाए लियो, रही गो मन ही मन यो मनसूबा। यह पंक्ति जो है बेनी कवि द्वारा रचित है और पाठ 18 ब्रज माधुरी से लिया गया है। यह हो गया संदर्भ, और इसका प्रसंग इस प्रकार से होगा कि इसमें जो है कवि ने कमल को उसमें फंसे भंवरे के माध्यम से जीवन की नश्वरता को बताया है। कमल का जो कोस है उसमें एक भंवरा फंस जाता है, उसका जीवन किस प्रकार से नष्ट हो जाता है उसको बताया गया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। पंकज कोस में भृंग फंसियो, भृंग यानी भंवरा, फंसियो यानी फंस जाना, करतो यानी कि फिर कर रहा है, मनसूबा विचार कर रहा है, होइगो होना, प्रात यानी कि सुबह, दिवाकर यानी सूर्य, धाम यानी कि अपना घर। उसके बाद में देखिए अब इसका अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से होगा। पंकज कोस में भृंग फंसियो, प्रकृति के नियमानुसार क्या होता है कि सूर्यास्त होने पर कमल दल जो है संकुचित हो जाते हैं, यानी कि कमल का जो फूल है वह संकुचित हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, यानी कि वह उसकी जो पंखुड़ियां हैं प्रकृति के अनुसार जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो उसकी पंखुड़ियां सिकुड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ये प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार से आप सूरजमुखी के पौधे को भी देखे होंगे कि जैसे जैसे सूर्य जिस ओर होता है सूरजमुखी का मुख भी उसी ओर होता है। तो ये प्रकृति के अनुसार है, इसको किसी ने ऐसा बनाया नहीं है, प्रकृति ने ही उसको वैसे ही निर्माण किया है। तो वैसे ही यहाँ पर सूर्यास्त होने पर प्रकृति के नियमानुसार कमल का जो दल है वो संकुचित हो जाता है और उसमें एक भंवरा जो है रसपान करने के लिए बैठा हुआ रहता है। रसपान करने के लिए, कमल के फूल से रस लेने के लिए वो बैठा रहता है और वह उसमें कमल के कोस में फंस जाता है। तो पंकज कोस में भृंग फंसियो, कर तो मन यो मनसूबा,
वह मन ही मन इस प्रकार सोचने लगा कि कल प्रातः होइगो प्रात उएंगे दिवाकर, कल प्रातः सूर्योदय होगा और जाऊंगो धाम परागलय खूबा, और कमल का फूल पुनः विकसित हो जाएगा। कमल का फूल होइगो प्रात उएंगे दिवाकर, तो जैसे ही कल जो सुबह होगी, सूर्य उदय होगा, कमल पुनः विकसित हो जाएगा, तो मैं बहुत सा पराग लेकर अपने घर को चला जाऊंगा। क्योंकि प्रकृति के नियमानुसार क्या होता है, सूर्यास्त होने पर कमल का जो फूल है वह संकुचित यानी कि सिकुड़ जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ जो हैं बंद हो जाती हैं, और सूर्य की किरणें जैसे ही उस पर पड़ती हैं, सूर्योदय होने पर वह पुनः खिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कवि कि सूर्यास्त होने पर प्रकृति के नियमानुसार कमल का दल जो है संकुचित हो जाता है, जब भौरा उसमें रसपान करने बैठ जाता है और वह उसमें फंस जाता है। वह मन ही मन इस प्रकार सोचने लगता है कि कल प्रातः सूर्योदय होगा और कमल पुनः विकसित हो जाएगा, तो मैं बहुत सा पराग ले करके अपने घर को चला जाऊंगा, अर्थात उड़ जाऊंगा। बेनी सो बीच ही और भय नहीं काल को ध्यान न जान अजूबा। अब यहाँ पर बेनी कवि कहते हैं किसी बीच एक और घटना घट गई। बेनी सो बीच ही और भय नहीं काल को ध्यान न जान अजूबा। बेनी कवि कह रहे हैं कि इसी बीच एक और घटना घट गई। आए गयंद, गयंद का मतलब हाथी, वहाँ पर एक हाथी आई, वहाँ पर एक हाथी आ गया, चबाए लियो, और हाथी आया और उसने क्या किया, उस कमल को चबा डाला जिसमें भौरा बंद था। आए गयन चबाए लियो, वहाँ पर एक हाथी आया और उस कमल के फूल को भौरे के सहित चबा लिया, जिसमें वह भौरा जो था बंद था। रहेगो मन ही मन यो मनसूबा। अब क्या हुआ, इस प्रकार उस भौरे की इच्छा उसके मन में धरी की धरी रह गई और वह काल के गाल में समा गया। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जीवन जो है क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। तो जीवन के यहाँ पर नश्वरता को कवि के द्वारा बताया जा रहा है। तो एक बार यहाँ फिर देख लेते हैं, पूरे अर्थ को फिर से समझ लेते हैं। सूर्यास्त होने पर प्रकृति के नियमानुसार कमल दल के संकुचित हो जाने पर जब भौरा उसमें रसपान कर रहा था, तो कमल को उसमें वह फंस गया। क्योंकि सूर्यास्त होने पर क्या होता है कि कमल का दल जो है संकुचित हो जाता है, इसलिए कमल दल के संकुचित होने पर भौरा जब उस पर रसपान करने बैठा था तो वह उसमें फंस गया। वह मन ही मन इस प्रकार सोचने लगा कि कल प्रातः सूर्योदय होगा, होइगो प्रात उएंगे दिवाकर, कल प्रातः जब सूर्योदय होगा तो मैं बहुत सा पराग ले करके अपने घर चला जाऊंगा। जाऊंगो धाम परागले खूबा, मैं बहुत सा पराग ले करके अपने घर चला जाऊंगा, अर्थात उड़ जाऊंगा। इसी बीच एक और घटना घट गई। बेनी कवि कहते हैं कि इसी बीच एक और घटना घट गई। आए गयन चबाई लियो, वहाँ पर एक हाथी आई और उस कमल को चबा डाला जिसमें भौरा बंद था। रहिगो मन ही मन यो मनसूबा, इस प्रकार उस भौरे की इच्छा उसके मन में धरी की धरी रह गई और वह काल के गाल में समा गया। तो ये हुआ बेनी कवि द्वारा रचित जो पंक्ति है उसका भाव, संदर्भ, प्रसंग। क्योंकि इस कविता में क्या है कि एक पंक्ति जो है पद्माकर जी द्वारा रचित था, जिसको हम पिछली क्लास में पढ़े थे, और दूसरी पंक्ति हम आज की क्लास में बेनी जी द्वारा रचित है उसे पढ़े और उसके भाव को समझे। तो इसी के कारण से इसके संदर्भ जो हैं अलग अलग होंगे, क्योंकि उनके कवि जो हैं अलग अलग हैं, इसलिए पाठ तो वही है लेकिन कवि जो हैं अलग अलग हैं इस पंक्ति के, इसलिए इसके संदर्भ जो हैं इस प्रकार से होंगे। तो अगली क्लास में हम आगे की पंक्ति को पढ़ेंगे और उसके भाव को समझेंगे।